बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, इंस्पेक्टर लीगल के पेपर 3 के अंदर जो लोकल एंड स्पेशल लॉज 13 माइनर्स एक्ट हैं, उस पर जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका आज 5वां लेक्चर है। डियर फेलोस, आज के लेक्चर के लिए जो ऑर्डिनेंस हमने सेलेक्ट किया है वो है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1978, यानी पंजाब के अंदर जुआ की रोकथाम के लिए ऑर्डिनेंस। डियर फेलोस, कीपिंग इन व्यू दी पैटर्न सजेस्टेड एंड अडॉप्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने इस ऑर्डिनेंस को अटेम्प्ट करने के लिए भी 6 क्वेश्चन शार्ट जो प्रोबेबल बन सकते हैं वो फार्मूलेट किए हैं। पहले मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखता हूँ और फिर 1 by 1 फ्राम द बेयर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1978 इनके आंसर आपके सामने रखूँगा। पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट हो सकता था वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: गेमिंग, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग, कॉमन गेमिंग हाउस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ऑफेंसेस under this ordinance and their punishments. Number 3, what are the powers of police officers under the ordinance? Number 4, what presumption has been provided by this law with regard to common gaming house and persons present therein? Number 5, when and who can tender pardon to an accomplice under this ordinance? Number 6, ये फेलोस, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और अहम भी है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से। दिस ऑर्डिनेंस हैज़ नॉट प्रोवाइडेड प्रोसीजर फॉर लॉजिंग ऑफ FIR, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, नॉर इट हैज़ प्रोवाइडेड विच प्रोसीजर विल अप्लाई इन दिस सिचुएशन, विच प्रोसीजर विल अप्लाई। ये फेलोस, अगर पहले क्वेश्चन को हम टेकअप करें तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिफाइन करेंगे वो है गेमिंग। डियर फेलोस, गेमिंग सेक्शन 2 के सबसेक्शन B के अंदर डिफाइन की गई है और ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है और कहा गया कि गेमिंग से मुराद वेजरिंग और बैटिंग है, यानी शर्त लगाना है। और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मज़ीद शामिल हैं: इंक्लूडिंग वेजर और बेट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हॉर्स, मेयर or gelding running in competition with any other horse, mare or gelding or of the rider thereof। यानी शर्त लगाना, और फिर शर्त इसके साथ वो भी शामिल है अगर किसी घोड़े पर शर्त लगाई जाए, किसी खच्चर पर शर्त लगाई जाए और किसी कैस्ट्रेटेड एनिमल के ज़रिए शर्त लगाई जाए। और इसमें शर्त जो है, जो राइडर है उसकी शर्त भी शामिल है और हार्स, मेयर और गेल्डिंग यानी कैस्ट्रेटेड एनिमल की शर्त भी शामिल है। और इसके अलावा जो जनरल शर्त है वो भी शामिल है। डियर फेलोज, अगर अब दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग, इसको भी सेक्शन 2 के सबसेक्शन D ने डिफाइन किया है। ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अंदर यानी गेमिंग, जुआ करते हुए कौन कौन सी चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं इसके अंदर शामिल हैं। कहा गया कि इंक्लूड्स एनी आर्टिकल यूज आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड, कोई भी चीज़ जो जुआ के लिए इस्तेमाल हो वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग कहलाएगी। एज अ मीन्स आर पर्टिनेंस, यानी वो उसके लिए इस्तेमाल हो या उससे मुतल्लिका हो। ऑफ कैरिंग और फैसिलिटेटिंग गेमिंग, उसको खेलने के लिए या उसके लिए सहूलत पैदा करने के लिए। एंड एनी डॉक्यूमेंट्स used as a register or record or evidence of any gaming, उस जुए के खेलने के लिए जो भी बुक इस्तेमाल हो रही है, जो कि रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग के अंदर शामिल होंगे। ये फेलोज, तीसरी डेफिनेशन जो हमारे सामने है वो है कॉमन गेमिंग हाउस। ये इसको सेक्शन 2 का सबसेक्शन A डील करता है। कॉमन गेमिंग हाउस से जो मुराद है वो कहा गया कि इससे मुराद कोई भी घर हो सकता है, कोई भी कमरा हो सकता है, कोई भी टेंट हो सकता है, कोई भी इंक्लोजर हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ जो वाल्ड है वो हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, वेसल कश्ती हो सकती है,
or other place whatsoever in which any instruments of gaming are kept or used for gaming purposes, या कोई भी जगह जहाँ पर गेमिंग के लिए यानी जुए के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखा गया है या इस्तेमाल किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ गेमिंग, जुआ खेलने के लिए, तो वो कॉमन गेमिंग हाउस वो जगह कहलाएगी। और विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी पर्सन owning, occupying or keeping such house, room, tent, enclosure, vehicle used or other place by way of charge। और ये जो जगह है ये किस शख्स के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है? सारी की सारी जो शख्स इस पे को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो इसका मालिक है, जो इसका पोजेसर है या जिसके पास इसका चार्ज है। और ये फेलोज एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जहाँ पर इसका फ़ायदा ना भी हो तो फिर भी ये कॉमन गेमिंग हाउस में शामिल है। वो है विद और विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ सच प्रॉफिट और गेन इफ द गेमिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ विच सच इंस्ट्रूमेंट्स आर सो केप्ट आर यूज्ड इन गेमिंग ऑन एनी फिगर्स और नंबर्स और डेट्स टू बी सब्सिक्वेंटली ascertained or disclosed or on the occurrence or non-occurrence of any natural event। यानी उस वक्त सरे दस्त उस शर्त की एग्जीक्यूशन नहीं है बल्कि किसी फ्यूचर डेट के मुतल्लिक उस चीज़ के अक्रंस या नॉन अक्रंस से मुतल्लिक लगाई गई है, तो उस वक्त फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें भी कॉमन गेमिंग हाउस, अगर वो प्लेस इस्तेमाल हो रही है तो कॉमन गेमिंग हाउस कहलाएगी। ये फेलो दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑफेंस हैं और उनकी सज़ा क्या है। डी फेलोज इस क्वेश्चन के आंसर को सेक्शन 3 डील करता है, सेक्शन 4 डील करता है, सेक्शन 5 डील करता है, सेक्शन 6 डील करता है और सेक्शन 7 डील करता है। डियर फेलोज सेक्शन 3 हमें ये कहता है कि जो कॉमन गेमिंग हाउस है जहाँ पर ये जुआ खेला जा रहा है उसका ऑनर होना ऑफेंस है, उसका पोजेशन रखना ऑफेंस है और उसका चार्ज होल्ड करना ऑफेंस है। और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो उसकी सज़ा होगी शेल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, 1 माह से कम नहीं होगी और 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और इसका जो फ़ाइन है वो 100 से कम नहीं होगा और 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि जो शख्स कॉमन गेमिंग हाउस में पाया गया है उसकी सज़ा क्या होगी। कहा गया शेल बी पनिशेबल with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5000 rupees। उसकी 1 साल तक सज़ा हो सकती है और 5000 तक जुर्माना हो सकता है जो कॉमन गेमिंग हाउस में शख्स जो है वो पाया गया है। सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि अगर ये गेमिंग जो है, जो गैम्बलिंग है, जो जुआ है, जो बैटिंग है, जो वेजरिंग है, वो जो गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ अगर खेला जा रहा है, लेकिन वो अगर पब्लिक प्लेस पे किसी स्ट्रीट में, गली मोहल्ले में या किसी थारों में, शारे आम में ये खेला जा रहा है तो इसकी सज़ा जो है वो एग्रावेट कर जाएगी। और सज़ा क्या होगी? शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़। डियर फेलोज सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि अगर गैम्बलिंग जो है, जो गेमिंग है, जो शर्त लगाई जा रही है, जो गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेला जा रहा है, वो अगर प्राइवेट प्लेस पे है तो मज़ीद पनिशमेंट एग्रावेट कर जाएगी। और क्या होगी? शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 7000 रुपीज़ और विद बोथ। 5 साल तक सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ 7000 तक जुर्माना हो सकता है। ये फर्स्ट सेक्शन 7 भी पनिशमेंट के साथ डील करता है, लेकिन ये अगर ऑफेंस को रिपीट किया जाता है, सब्सिक्वेंटली एक दफ़ा कन्विक्शन हुई फिर दोबारा उस ऑफेंस को, गेमिंग के गैम्बलिंग को रिपीट किया जाता है तो उसकी सज़ा बताई गई कि शेल बी पनिशेबल विद फॉर ईच सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और विद बोथ।
अगर एक दफ़ा गैम्बलिंग और गेमिंग में सज़ा हुई, उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर खेला गया, तो उसकी हर दफ़ा अगर उसे दोहराया गया तो हर दफ़ा उसकी सज़ा जो है वो 7 साल तक और जुर्माना 10 साल तक या दोनों भी हो सकते हैं। डियर फेलोज, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो पुलिस ऑफिसर है उसके क्या अख्तियारात हैं, और इस हवाले से जो अरेस्ट है, जो सीज़र है या जो सर्च है, वो किस रैंक का ऑफिसर करेगा। डियर फेलोज, इसके साथ सेक्शन 5A डील करता है। इसके आगाज़ में ये लिखा गया कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा, ही शैल नॉट बी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होगा, और वो अंडर सेक्शन 5, अगर ये ऑफेंस अंडर सेक्शन 5 कमिट होता है, यानी ये किसी पब्लिक प्लेस में होता है, स्ट्रीट में होता है, थारोफेयर में होता है, तो ये शख्स विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, उस शख्स को सर्च कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट्स जो गेमिंग के हैं उनको सीज़ कर सकता है, और इसके साथ साथ उनको इन पोजेशन ले सकता है। डी फेलोस, अगला क्वेश्चन हमने जो फार्मूलेट किया था सेक्शन 4, वो ये था कि इस सेक्शन के हवाले से what presumption has been provided by this law with regard to common gaming house and person present therein, यानी अगर कॉमन गेमिंग हाउस के अंदर कोई शख्स पाया गया है, भले वो जब उस पर रेड हुआ है उसको खेलते हुए नहीं देखा गया, तो फिर भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो शख्स वहाँ पर खेलने के लिए था, अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज जो है वो चीज़ें जो है वो प्रूव हो जाएं उसके कॉन्ट्रेरी। इसकी वर्डिंग में आपके सामने रख देता हूँ। कहा गया कि जब व्हेन एनी कार्ड्स, डाइस, गेमिंग टेबल्स, गेमिंग क्लोथ्स, गेमिंग बोर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग आर फाउंड, यानी ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग हैं अगर कॉमन गेमिंग हाउस में पाई जाती हैं, तो प्रिजम्पशन ये होगा ये कॉमन गेमिंग हाउस बेट और वेजरिंग के लिए ये रखे गए थे, अनटिल के अदरवाइज एविडेंस से चीज़ें साबित हो जाएं। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो कॉमन गेमिंग हाउस यानी किसी रूम में, किसी टेंट में, किसी वेसल में, किसी इंक्लोजर में पाया जाता है, और वहाँ पर भले एट द टाइम ऑफ रीडिंग वो शख्स खेलते हुए नहीं पाया गया, देखा गया, फिर भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये शख्स वहाँ पर खेलने के लिए था, और इस हवाले से अगर चीज़ें अदरवाइज प्रूव नहीं होती तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये शख्स इस पर्पज़ के लिए वहाँ पे था। ये फेलो जो 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि व्हेन एंड हु कैन टेंडर पार्डन टू एन अकम्प्लिस अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी अगर शरीके जुर्म शख्स है, अकम्प्लिस है, उसको कौन सी अदालत और किस वक्त जो है वो टेंडर पार्डन जो है वो टेंडर कर सकती है। ये फेलो इसके साथ सेक्शन 10 डील करता है। ये कहता है कि एनी पर्सन हु शैल हैव बीन कंसर्न विद एनी गेमिंग कॉन्ट्रेरी टू दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत गेमिंग के मुतल्लिक जो चीज़ें मना की गई हैं, ममनू हैं, उनके हवाले से अगर वो शख्स कंसर्न्ड है किसी भी तरीके से और उसको एज ए विटनेस एग्जामिन किया जाता है, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनिंग दैट विटनेस कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि ये शख्स इस गेमिंग के मतलब कोई फेथफुल, ट्रू, वॉलंटरी डिस्क्लोजर दे सकता है जिससे इस सारे टेंटेकल ऑफ इस ताने बाने सारे जो हैं वो गेमिंग के वो पकड़े जा सकते हैं, तो कोर्ट उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन रिटन फॉर्म में इशू कर सकती है, जिसका ये मतलब होगा कि अगर ये सारा कुछ डिस्क्लोज करता है तो इसको किसी भी हवाले से गेमिंग के किसी भी हवाले से जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। डियर फेलोज, आखिरी क्वेश्चन बड़ा अहम है कि इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से ना तो ये बताया गया है कि कौन सा प्रोसीजर के तहत इसकी FIR लॉज होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी इंक्वायरी होगी या इसका ट्रायल होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऑर्डिनेंस ये चीज़ें प्रोवाइड ना करे, तो फिर उस ऑर्डिनेंस के जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, इंक्वायरी कैसी होगी और ट्रायल कैसा होगा। डियर फेलोज, इस हवाले से सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 रेलिवेंट है। इस नेचर का कोई भी ऑर्डिनेंस हो तो इस सेक्शन से हम गाइडेंस सीख कर सकते हैं। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड
inquired into, tried and otherwise dealt with according to these same provision। यानी कोई भी ऑर्डिनेंस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रायल, उसकी इंक्वायरी या उसके हवाले से कोई भी प्रोसीडिंग है वो CRPC के तहत होगी, अनटिल एंड अनलेस कि वो ऑर्डिनेंस, वो एक्ट खुद उसका कोई प्रोसीजर दे दे। डियर फेलोस, ये था हमारा आज का ऑर्डिनेंस, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1978, जो मैंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको होलिस्टिक कंप्रीहेंशन डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।